नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज के पॉडकास्ट में। आज हमारे साथ हैं दो विशेष मेहमान, प्रोफेसर पीके दसोड़ा जी, वाइस चांसलर मंगलायतन यूनिवर्सिटी, जो राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन के फुल टेन्योर मेंबर रहे हैं और मल्टीपल यूनिवर्सिटीज को लीड कर चुके हैं, और ब्रिगेडियर सुमरवीर सिंह जी, इंडियन आर्मी वेटरन एंड रजिस्ट्रार, जिन्होंने 33 से भी ज्यादा साल एजुकेशनल लीडरशिप आर्मी के अंडर दी है। इंडियन मिलिट्री एकेडमी, कॉलेज ऑफ मिलिट्री इंजीनियरिंग और आर्मी एजुकेशनल कॉर्प्स ट्रेनिंग सेंटर जैसे प्लेटफॉर्म पर अपना योगदान दिया है। अब 2020 से मंगलायतन यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार के रूप में अपना योगदान दे रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये खास पॉडकास्ट और स्वागत करते हैं हम आप दोनों ही मेहमानों का। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका आज के हमारे पॉडकास्ट में। कैसे हैं आप दोनों? बिल्कुल ठीक है, बहुत अच्छे। तो सर, सबसे पहले आपसे मेरा सवाल है ये कि ऐसा क्या आपके लाइफ में वो मोमेंट था जब आपने सोचा कि एजुकेशन और लीडरशिप ये मुझे इंस्पायर करती है? मुझे लगता है कि जिस वक्त मेरे पेरेंट्स ने मुझे नर्सरी क्लास में एडमिशन कराया था, वही मोमेंट था जिससे शिक्षा से मेरा जुड़ाव हुआ आज तक चल रहा है जी। उस जुड़ाव को मैं कैसे छोड़ूं? और लीडरशिप क्वालिटी से? लीडरशिप तो जब से हमने कोई स्वतंत्र निर्णय लेकर के काम करना शुरू किया बचपन में भी, और उसमें सफलता मिली, तब से लीडरशिप क्वालिटी है। सही बात है। लेकिन ये कि आप इस चीज को प्रोफेशन में लाना चाहते हैं, आप इस चीज को और आगे एक लेवल और ऊपर लेके जाना चाहते हैं। निश्चित रूप से जो गुण है वो गुण तो प्रोफेशन में भी आएगा, प्रोफेशन के इतर भी आएगा। जीवन का गुण है वो, केवल प्रोफेशन का नहीं है। जो जीवन का गुण है वो जीवन के सभी आयामों में रहेगा, और जब सभी आयामों में रहेगा तो उसके उन्नयन के साथ ही स्वयं का उन्नयन भी होगा और समाज का उन्नयन भी होगा। तो आपके लिए लीडरशिप इन एजुकेशन का क्या मतलब है फिर? एजुकेशन, लीडरशिप में और लीडरशिप इन एजुकेशन, लीडरशिप फॉर एजुकेशन, लीडरशिप विद एजुकेशन, इनमें सब में बहुत अंतर है जी। आप क्या जानना चाह रहे हैं? सर, आप से तो सब कुछ ही जानने में, बहुत कुछ सीखने। तो मूल रूप से लीडरशिप एजुकेशन में ही नहीं, जीवन के हर आयाम में नेतृत्व के गुणों की बहुत आवश्यकता होती है। यदि नेतृत्व के गुण नहीं है तो व्यक्ति फॉलोवर बनता है, पिछलग्गू बनता है, और वो पिछलग्गू खुद का भी नुकसान करता है, समाज का भी नुकसान करता है। एक अच्छा नेतृत्व देने वाला व्यक्ति किसी नेता के साथ भी रहता है, नेतृत्व करने का अनुगामी भी बनता है, और अपने अनुगामियों को नेतृत्व भी प्रदान करता है। तो यह तो एक आवश्यक गुण है, जीवन में हर जगह होना चाहिए, शिक्षा में भी होना चाहिए। तो आपको लग रहा है कि अभी हमें अब लीडर्स क्रिएट करने की ज्यादा जरूरत है? निश्चित रूप से मैंने एक बात बहुत ही बारीकी से कही, आपको ध्यान में आ गई होगी, कि ऐसा लीडर जो अपने लीडर का भी अनुगामी हो और अपने अनुगामियों का भी लीडर हो, तो ऐसे तो हमें तैयार करने ही चाहिए हमेशा। मतलब कि वो चीजों को फॉलो भी करे, लेकिन खुद की एक लीडरशिप क्वालिटी जरूरी है। बिल्कुल, बिना लीडरशिप क्वालिटी के अपने लीडर के दिए हुए निर्देशों को अपने अनुगामियों को कैसे पहुंचाएगा? तो सर, ये जब आप एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट रख रहे हैं कि लीडरशिप मतलब ये क्वालिटी होना बहुत जरूरी है, ये निश्चित रूप से ग्राह्य गुण है। यह गुण ऐसा गुण है जो हर एक में होना चाहिए, और प्रकृति ने हर एक को दिया है, पहचानने की आवश्यकता है। ये बहुत जरूरी बात है सर, कि है सबके अंदर, बहुत लोग समझ नहीं पाते हैं उस चीज को। तो अगर ये स्किल जरूरी है, तो आज के समय में हायर एजुकेशन में आपको सबसे बड़ी खामी क्या लगती है? शिक्षा के अंदर यदि अगर आप ठीक तरह से चिंतन करेंगे तो ये एक सतत प्रक्रिया है, इट्स अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। खामियां जब तक आप इसकी एनालाइज करते जाएंगे आपको नजर आती जाएगी। एक खामी देखेंगे, 1000 खामियां नई नजर आएगी, और उनमें उन्नयन ला करके उनको सुधार करने का एक सतत प्रक्रिया है जो अनादिकाल से चल रही है और आगे भी चलती रहेगी। बिल्कुल सर। सर, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आप वाइस चांसलर है मंगलायतन यूनिवर्सिटी में, तो आपके हिसाब से एक मॉडर्न वाइस चांसलर की क्या एसेंशियल क्वालिटीज होनी चाहिए? आपका प्रश्न थोड़ा कंफ्यूज करता है। क्या वाइस चांसलर मॉडर्न और पुरातन होता है क्या? ऐसा कोई आप बताइए। मैं जानना चाहूंगी कि ऐसा कोई डिफरेंस है क्या, कि अभी आज के जमाने के कुलपति अथवा कुलगुरु न तो मॉडर्न होता है न पुरातन होता है, वो एक दायित्व होता है जी। और दायित्व वर्तमान परिस्थिति के अंदर श्रेष्ठतम आउटपुट देने के लिए उनके पास क्या शैक्षिक योजनाएं हैं जो विद्यार्थियों को पर लागू कर सके और विद्यार्थियों को एक श्रेष्ठ नागरिक के रूप में, विषय के ज्ञाता के रूप में उपलब्ध करा सके समाज को, ये उसका दायित्व है जी।
अब वो मॉडर्निटी इसमें कहाँ आई, मुझे अभी भी समझ में नहीं आया। मतलब कि ऐसा कुछ है कि उस वक्त के रिस्पॉन्सिबिलिटीज अलग थे, अब के अलग हो रहे हैं स्टूडेंट्स। जिम्मेदारियां सदैव समाज की स्थिति को सामने रख करके तय की जाती है, और समाज की स्थिति एक बदलती रहती है। परिवर्तन एक चिरंतन प्रक्रिया है, परिवर्तन को आप रोक नहीं सकते। और जब परिवर्तन होता है तो परिवर्तन के साथ साथ आपको अपने सोच में भी परिवर्तन लाना पड़ता है। यह एक सामंजस्य बैठाना पड़ता है। वह परिवर्तन देश काल परिस्थिति के अनुसार होता है, और उस परिस्थिति के अनुसार एक फ्यूचरिस्टिक दृष्टिकोण सामने रख करके, भविष्यवेता का दृष्टिकोण सामने रखते हुए योजनाएं बनानी पड़ती है, और उनका क्रियान्वयन किया जाना चाहिए। कुल मिलाकर के यदि तैत्तिरीय उपनिषद की हम ध्यान दें तो वहां पर दीक्षा देने के समय के ऊपर कुछ बतलाया गया है, और वह बतलाया गया, वह इतना सार्थक बतलाया गया है कि उस उपनिषद के रचयिता ने, ऋषि तैत्तिरीय ने से लगा करके आज तक, यदि हम अपने कन्वोकेशंस को, दीक्षांत समारोह को ध्यान में रखें, तो वही मैसेज कन्वे किया जाता है। मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, अतिथि देवो भव, राष्ट्र देवो भव। और इनको जब देवता के समान माने तो उनकी सेवा के लिए, समाज की सेवा के लिए ये भारत है। और भारत ने जो कंसेप्ट दिए हैं, जो संबोध दिए हैं, वे संबोध सर्वकालिक हैं, किसी एक समय के लिए नहीं है। हम विश्व बंधुत्व की बात करते हैं, सर्वे भवन्तु सुखिनः की बात करते हैं, तो ये क्या किसी मॉडर्न या पुरातन की बात हुई क्या? ये हमारी शिक्षा सदैव व्यक्ति के सर्वांगीण विकास के लिए होनी चाहिए, और वो विकास निश्चित रूप से समाजोपयोगी हो, समाज को सकारात्मक दिशा में ले जाने वाला हो। ऐसा विकास करने के लिए एक कुलगुरु का दायित्व है, और उसको ठीक तरह से निभाए, इस बात की उससे अपेक्षा है। तो सर ऐसा है क्या कि कोई स्ट्रेटजीज में चेंज आया है ड्यू टू स्टूडेंट्स का? अब सोसाइटी चेंज हो रही है, अब स्टूडेंट्स का माइंडसेट चेंज हो रहा है, तो इस वजह से क्या आप लोगों को कभी अपने स्ट्रेटजीज चेंज करने पड़ते हैं? मैंने पहले ही कहा कि चिरंतन प्रक्रिया है परिवर्तन। तो वो क्या? विद्यार्थियों का भी माइंडसेट चेंज हो रहा है, तो शिक्षकों का भी हो रहा है, समाज का भी हो रहा है, तो उसमें स्ट्रेटेजीज भी बदलती जा रही है। पहले हम मोबाइल अथवा इंटरनेट को काम में नहीं लेते थे शिक्षण में, आज काम में ले रहे हैं। ये तो आवश्यक है, कंटिन्यूअस अपडेशन होना चाहिए। नॉलेज जो नई चीज आ रही है वो हम ला रहे हैं। अब NEP 2020 को हम ध्यान रखें उच्च शिक्षा के अंदर, तो क्या भारत की शिक्षा नीति के अंदर पहली बार भारत केंद्रित शिक्षा नहीं हो रही है? पहले भारत में शिक्षा थी, अब शिक्षा में भारत है। ये अंतर है। बहुत बड़ी बात कह दी सर आपने। तो अब शिक्षा में भारत है या भारत में शिक्षा है, तो क्या ये जो भारत का एक मेजर पार्ट है, रूरल हो गए या सेमी अर्बन हो गए, उन लोगों की एक्सेसिबिलिटी के लिए क्या इनिशिएटिव्स ले रहे हैं आप लोग? आप मंगलायतन विश्वविद्यालय की बात कर रहे हैं? जी सर। तो बहुत सार्थक और जिसे कहें कि मजबूत कदम हमने बढ़ाया है। हमने ऑनलाइन टीचिंग शुरू की है, ऑनलाइन स्टडीज शुरू की है, डिस्टेंस एजुकेशन शुरू की है हमने। तो ये सामान्यतः एक विश्वविद्यालय के अंदर जो रेगुलर स्टूडेंट्स होते हैं उनकी एक सीमित संख्या होती है संसाधनों के कारण से, पर ऑनलाइन में हजारों विद्यार्थी आ जाते हैं। अभी हजारों विद्यार्थी हमारे ऑनलाइन शिक्षण प्राप्त कर रहे हैं, तो ये बहुत बड़ा परिवर्तन है। और देश की उन चुनिंदा विश्वविद्यालयों में से मंगलायतन विश्वविद्यालय एक है, जहाँ पर हजारों विद्यार्थी आज की तारीख में ऑनलाइन टीचिंग ले रहे हैं और अनेक विषयों में ले रहे हैं। तो ये दोनों मोड में ऑपरेट होती हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों में क्लासेस चलती हैं मंगलायतन? क्लासेस जो डिस्टेंस एजुकेशन है उनकी हम ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों होती है, और जो ऑनलाइन केवल ऑनलाइन की है उनका ऑनलाइन एग्जामिनेशन होते हैं, उनके लेसन दिए जाते हैं। तो एक सिस्टमेटिक प्रक्रिया हमारी, इसके लिए हमारे देश के अंदर एक व्यवस्था है। उस व्यवस्था को मानते हुए, उससे एग्रीड करवाते हुए, हमने कोर्सेज की परमिशन लेकर के उन कोर्सेज का स्टडी मटेरियल तैयार करवा करके विद्यार्थियों तक हम संप्रेषित करते हैं। उसके लिए हमारे पास विशेष फैकल्टी है। ओके, मतलब उसके लिए एक अलग सेट ऑफ बिल्कुल पूरा सेटअप आवश्यक है, बिना उस सेटअप के काम नहीं चलता है। पर जो रेगुलर क्लासेस होती हैं, तो रेगुलर टीचिंग होती है, उसके लिए भी हमारे पास पर्याप्त सुविधाएं हैं, और बहुत सफलता से, सार्थकता से और प्रभावी रूप से वो भी चल रही हैं। तो
सर ये जो डिग्रीज होती हैं जो ऑनलाइन की हो रही हैं, मतलब मे बी शायद ऑडियंस जो भी सुन रही है उनके मन में भी क्वेरी आएगी कि जो ऑनलाइन डिग्री कोर्स करते हैं हम लोग, तो क्या उसकी डिग्री भी उतनी ही मान्य होती है जितनी ऑफलाइन? अगर विश्वविद्यालय ने डिग्री दी है तो डिग्री डिग्री है। जी। आप ये कह सकते हैं कि बीए की डिग्री और बीएससी की डिग्री में कोई मान्यता में अंतर है? मान्यता दोनों है। तो जिस विषय के अंदर जो डिस्टेंस एजुकेशन से ले रहा है, तो वह अगर रेगुलर ले रहा है अथवा डिस्टेंस ले रहा है, दोनों बराबर मान्य हैं और सभी जगह बराबर मान्य है। सर मैं आपसे जानना चाहूँगी कि एक इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी रन करना बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी का काम है, कंटिन्यूअस काम है जो आप करते रहते हैं, चलता रहता है। तो ऐसी क्या डेली चैलेंजेस हैं जो आप फेस करते हैं और क्या सॉल्यूशंस हैं जो आप इम्प्लीमेंट करके उसको टैकल करते हैं? पहला चैलेंज तो मुझे अपने आप को ये लगता है कि दिन भर के किए हुए काम को रिव्यू करना और आगे की स्ट्रेटेजी बनाना, ये बहुत बड़ा चैलेंज है। और ये केवल मंगलायतन यूनिवर्सिटी के लिए ही नहीं है। कोई भी व्यक्ति किसी भी दायित्व का किसी भी पद पर निर्वहन कर रहा है, उसके लिए ये बहुत बड़ा चैलेंज है। यदि वो इसमें चूकता है तो अपने दायित्व का ठीक तरह से निर्वहन नहीं कर पाता है, कहीं तो कोताही हो जाती है। तो अपना काम को रिव्यू करना और आगे का योजना बनाना। फिर दूसरा चैलेंज आता है, जो योजना बना ली उस योजना का क्रियान्वयन करना। योजना तो आप बना लेंगे, जब तक उसको एग्जीक्यूट नहीं करेंगे। और तीसरी बात आएगी, क्रियान्वयन में क्या कठिनाइयाँ आई उनको दूर करना। ये सतत प्रक्रिया है वापस। और ये केवल मंगलायतन विश्वविद्यालय के कुलपति की नहीं, किसी भी दायित्व पर बैठे हुए दायित्ववान व्यक्ति के साथ ये समस्याएं आती है और उसको इसका बोध होना चाहिए। यदि बोध नहीं है तो कहीं न कहीं दायित्व के निर्वहन में कमी रह जाती है। मतलब कि सबसे इम्पोर्टेंट है कि आपने क्या काम किया है, आप खुद को एनालाइज करें। पहली बात है कि मुझे पता होना चाहिए मेरा काम क्या है, तब मैं देखूंगा मैंने क्या काम किया है। फिर मुझे उसकी कमी कहाँ रही, आगे की योजना बनाऊंगा, उस योजना को क्रियान्वयन करूंगा, उस क्रियान्वयन में कहाँ कमी रह गई, कहाँ इंप्रूवमेंट लाना, उसके लिए प्रयत्न करूंगा। और उस सब के लिए और भी कुछ जरूरत है, मेरे साथियों के साथ कोऑर्डिनेशन, उनके साथ संवाद जी, उनके साथ मधुर संबंध, उनकी प्रॉब्लम्स को जानना, उनकी प्रॉब्लम्स को हल करना। क्योंकि काम तो कुलपति नहीं करेगा या कोई भी दायित्व जिसके पास है वो नहीं करेगा, वो अपने साथियों के माध्यम से, उस टीम के माध्यम से करवाएगा। तो एक नेतृत्व के लिए ये एक आवश्यक गुण है कि टीम स्पिरिट डेवलप करे, टोली का भावना डेवलप करे। यदि टोली की भावना नहीं हुई तो मैं सोचता हूँ कि कहीं पर भी कोई काम नहीं हो सकता। और टोली की भावना को डेवलप करना, उसके लिए केवल औपचारिक शिक्षा के अतिरिक्त व्यक्ति की समझ वो बहुत आवश्यक है। व्यक्ति के अंदर मानवीय गुणों का निरूपण बहुत आवश्यक है। व्यक्ति के अंदर संवेदनाएं जागृत हो, ये बहुत आवश्यक है। एक संवेदनशील प्राणी किसी की तकलीफ समझ करके उसका हल निकालने की बात कर सकता है। यदि संवेदना शून्य कोई व्यक्ति हुआ तो कैसे दायित्व का निर्वहन होगा? उसे तो सामने वाले की प्रॉब्लम्स ही नहीं समझ में आएंगी। ठीक बात। तो सर ये जो आपने कहा कि टीम स्पिरिट होना चाहिए या एक कनेक्शन होना चाहिए अपनी टीम के साथ, तो क्या ये कनेक्शन आपका अपने स्टूडेंट्स के साथ भी होता है? मैं अपने विद्यार्थी ही नहीं, मैं प्रयत्न करता हूँ, ये तो वो बतलाएंगे। मैं प्रयत्न करता हूँ कि चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी से लगाकर मेरा अपने मैनेजमेंट तक से कनेक्शन रहे, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से। क्योंकि हर एक से आप 4-4.5 हज़ार विद्यार्थियों से सबसे तो नहीं मिल सकते, पर उनकी समस्याओं का आपको पता रहे, उनकी भावनाओं का पता रहे, वो क्या अपेक्षाएं करते वो पता रहे। और विश्वविद्यालय के अंदर विद्यार्थी क्या अपेक्षा करेगा? वो ये तो अपेक्षा नहीं करेगा कि जुलूस निकालना है, नहीं। वो अपेक्षा कक्षाएं ठीक तरह से चले, अच्छे टीचर आएँ, पुस्तकें पुस्तकालय में उपलब्ध रहे, पाठ्यक्रम समय पर पूरा हो, परीक्षाएं विधिवत हो, परीक्षाओं का परिणाम ठीक समय पर निकले, उनके जो सीखा है वह व्यावहारिक ज्ञान जीवन में काम आए, उनके व्यक्तित्व के समग्र विकास के लिए अन्य गतिविधियां संचालित हो। जैसा कि अभी हमारे कुल सचिव महोदय ने बताया, अनेक प्रकार की गतिविधियों का संचालन होता है और वो गतिविधियां हमारे शिक्षक गण अपने शैक्षिक दायित्व का निर्वहन करते हुए अतिरिक्त रूप से निर्वहन करते हैं, तो उनकी संभाल भी आवश्यक है। तो ये सारा उसका पार्ट है। छात्रावास को देखना, विश्वविद्यालय के अंदर जब विश्वविद्यालय के परिसर में कोई प्रवेश करता है तो वहाँ प्रवेश द्वार पर जो हमारा संतरी बैठा होता है, वो जब उसका नाम पूछता है, कहाँ जाना है, कैसे जाना है, उसका व्यवहार कैसा हो, ये भी हमारा दायित्व है ठीक तरह से देखना।
तो ये तो समग्रता के अंदर बहुत आवश्यकता है, और ये केवल विश्वविद्यालय की नहीं है, आप आपके किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की बात कर लो, ये तो बहुत आवश्यक चीज़ें हैं ये सारी, वो विश्वविद्यालय में भी हम काम में लेते हैं। बहुत इम्पोर्टेंट बात कही सर आपने कि एक ऊंचे लेवल पे बैठ के हर एक छोटे छोटे चीज़ पे ध्यान देना भी आपकी जिम्मेदारी है। बिल्कुल जिम्मेदारी है हमारी। सर मैं आपसे जानना चाहूँगी, ये जो अभी दर्शक आपको देख रहे होंगे, इसमें से बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जो लीडरशिप माइंडसेट के साथ आगे बढ़ना चाहते होंगे, उनको आप क्या सुझाव देना चाहेंगे? ये जहाँ पर अधिकारियों की ट्रेनिंग होती है इंडियन मिलिट्री एकेडमी के अंदर, ये उसकी स्थापना 1932 में हुई, और उसमें उस समय जो कमांडर इन चीफ इंडिया में थे वो फील्ड मार्शल ऑफ फिलिप चैटवुड थे। उनको ये दायित्व मिला था कि अब इंडिया के अंदर ही, उससे पहले तो ब्रिटिश में ट्रेनिंग होती थी, कि अब इंडिया के अंदर ही इंडियन आर्मी के ऑफिसर्स की ट्रेनिंग होगी। तो वो उसके इनॉग्रेशन के लिए आए थे, और उन्होंने जो इनॉग्रल स्पीच में बात कही उसमें से कुछ कोट निकल के आए, और उस कोट को उनके नाम से एक बिल्डिंग जहाँ पर इनॉग्रेशन हुआ था वो चैटवुड बिल्डिंग दे दिया गया। और उन्होंने जो बात कही वो आज भी इंडियन आर्मी के अधिकारियों के लिए एक आदर्श वाक्य है। उसी को हम चैटवुड क्रेडो या चैटवुड मोटो के नाम से जानते हैं। उसमें क्या लिखा है? उसमें लिखा है, दी safety, honor and welfare of the country you belong to come first, always and every time. Then the honor, safety and welfare of the troop you command come next. Your own safety, your own welfare come last, always and every time. तो इंडियन आर्मी जो आज प्राइम मिनिस्टर बात करते हैं नेशन फर्स्ट, हम इतने सौभाग्यशाली हैं कि एक डिस्पेंसेशन भारत का अब ऐसे आया जो नेशन फर्स्ट की बात करता है। और इंडियन आर्मी में तो ये बात 1932 में शुरू हो गई थी कि नेशन फर्स्ट। तो बड़ा सोच, बिल्कुल। ये जो आप कह रहे हैं कि लीडरशिप के लिए क्या, मैं उनको यही कहना चाहूँगा, बड़ा सोच रखो। अभी सोच की बदलाव का टाइम आ गया है। हम अभी तक सोचते थे कि मुझे इंजीनियर बनना है, मुझे आईएएस बनना है, मुझे आर्मी ऑफिसर बनना है। अब आपने सोचना है कि मुझे देश के लिए कुछ बड़ा करना है, और उसके लिए मुझे क्षमताओं का विकास करना है। और उस क्षमता के विकास में आप देखें कि आपकी पर्सनैलिटी के अंदर क्या इनबिल्ट ऐसी मजबूतियां हैं कि आप किस क्षेत्र में जाकर अपनी क्षमताओं का विकास कर सकते हैं, और देश के लिए कुछ ऐसी क्षमताएं हासिल कर सकते हैं, कुछ कर पाए। अपने अंदर लीडरशिप के गुण लाएं, चुप ना बैठें, शांत ना बैठें, चुप ना बैठें, शांत ना बैठें, और देखें आपके पास आसपास क्या हो रहा है। कोई समस्या है, समस्या का हिस्सा ना बने, बताएं, ये ना बनाएं यहाँ पर ये प्रॉब्लम हो रही है, बल्कि उसे एनालाइज करें कि इस समस्या का हल क्या है। हल का हिस्सा बने, समस्या का हिस्सा ना बने। अपने कम्युनिकेशन स्किल्स बढ़ाएं। आपको आपके अंदर बात करने की क्षमताएं होनी चाहिए, तार्किक बात करने की क्षमताएं होनी चाहिए। यदि ये सारी बातें होंगी तो आप उस मोटो पर खरे उतरोगे जिसकी आकांक्षा आज भारत के प्रधानमंत्री हमसे कर रहे हैं कि कुछ बड़ा करना है। तो कुछ बड़ी सोच वाला इंसान आज हमें चाहिए, और मैं आह्वान करूंगा आज के युवाओं का कि बड़ी सोच रखें, अपने आप से ऊपर सोचें, और आपका तो अपने आप आ जाएगा। जब आपकी सोच बड़ी होगी, कुछ बड़ा काम करेंगे, तो आपके कंफर्ट्स, आपके अधिकार आपके पास ऐसे ही फ्लो होंगे। सर, एक किसी भी ह्यूमन बीइंग के लिए उसके एथिक्स और इंटीग्रिटी बहुत मायने रखती है, लेकिन अगर वो एक एजुकेशनल फील्ड में है तो उसके मायने क्या बदलते हैं? देखिए, एजुकेशन फील्ड के अंदर, जैसा कि अभी मैं बात कर रहा था कि हमने अब एक ऐसा युवा तैयार करना है। वैसे तो ये देश के हर नागरिक के ऊपर दायित्व है। यदि प्राइम मिनिस्टर ने आह्वान किया है तो पूरे देश के हर एक इंसान को का आह्वान किया है, और उसको उसी स्पिरिट में लेकर के आगे बढ़ना है कि हमने 2047 में विकसित बनना है। तो
एथिक्स एंड इंटीग्रिटी, जब इनके ऊपर जब दायित्व आएगा, इन बच्चों के ऊपर दायित्व आएगा, तो इनका जो चरित्र है वो चरित्र ऐसा हो जिस पर देश नाच करे। और वो चरित्र बनाने वाला कौन होगा? वो बनाने वाला होगा हमारा टीचर, हमारे नॉन टीचिंग स्टाफ, यहाँ का प्रशासन। और आज जो है एग्जाम्पल से वो बनता है सेल्फ एग्जाम्पल। बच्चे क्या देख रहे हैं? यदि वो मॉरल वैल्यूज़ नहीं देख रहे हैं, एथिक्स नहीं देख रहे हैं उनकी पर्सनल लाइफ में, तो वो सीख ही नहीं पाएंगे, उनका वो चरित्र बन ही नहीं पाएगा। तो हमें इंस्टीट्यूशन के अंदर ज़रूरत है कि हमारे मॉरल वैल्यूज़ हाई हों, हमारे हर एक्शन एथिकल हो, वैल्यू सिस्टम एक इवॉल्व हो, और वो उस दायरे में हम काम करें, क्योंकि जो हम प्रस्तुत करेंगे वही बच्चे सीखेंगे। तो सर, आपको लग रहा है कि इस चीज़ पे काम करना बहुत ज़रूरी है, या ये चीज़ इम्पैक्ट हुई है आज के जनरेशन की अगर बात करें तो एथिक्स और इंटीग्रिटी पे थोड़ा उन लोगों ने कॉम्प्रोमाइज़ किया है? नहीं, हम ऐसे कहना तो गलत होगा कि भाई कंप्रोमाइज़ हुआ है। समाज के अंदर बुराई और अच्छाई दोनों साथ साथ चलते हैं, लेकिन हमारी कोशिश आज के टाइम में जो दायित्व है ये हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस के ऊपर ज़्यादा आ गया है, क्योंकि हमने ही देश के योग्य नागरिक पैदा करने हैं। तो हम अपने आप को उनको वो वैल्यू सिस्टम दें जो जिन वैल्यू सिस्टम को लेकर के वो डिलीवर कर सकें। बिल्कुल सर। इसमें अगर मंगलायतन यूनिवर्सिटी की बात करें तो इनोवेशन हो गया, क्रिटिकल थिंकिंग हो गई, इन सब चीज़ों को, या एंटरप्रेन्योरशिप, उसकी जो स्किल्स हैं वो डेवलप कराने के लिए मंगलायतन यूनिवर्सिटी क्या स्टेप्स ले रहे हैं? देखिए, वो चीज़ें करने के लिए कई दिशाओं में काम चल रहा है। हमारे जो एलुमनाई हैं वो आज लगभग 17-18 साल, वो 18 साल से ज़्यादा ही विश्वविद्यालय को हो गया, और वो अब एक रीजनेबल पोजीशन पर पहुंच गए हैं। तो उनके अंदर एंटरप्रेन्योरियल स्किल्स हों। हम अपने उन एलुमनाई को आमंत्रित करते हैं कि जो अच्छा कर रहे हैं बाहर की लाइफ में, और वो बच्चे आकर के हमारे बच्चों से इंटरेक्ट करते हैं। दूसरी बात ये है कि हमारा एक ख़ास एग्जाम्पल मैं देना चाहूँगा कि लखनऊ के अंदर एक इंस्टीट्यूशन है, नेशनल बॉटनिकल इंस्टीट्यूट, रिसर्च इंस्टीट्यूट। उसमें हमारा एक एलुमनाई थे जो काम कर रहे थे। उन्होंने वहाँ पर इतना अच्छा काम किया कि उनका शौक ने उनको एक MSME टाइप की एक इंस्टीट्यूशन उन्होंने शुरू कर दी, और वो भी इतना अच्छा कर रही है। वो प्लांट टिश्यू कल्चर के ऊपर काम कर रहे हैं, और वो हमारे बच्चों को आमंत्रित करते हैं। वहाँ हमारे बच्चे जाते हैं और वो वहाँ पर इंटर्नशिप करके आते हैं, और वो यूनिवर्सिटी में आते हैं और बच्चों को बताते हैं कि इस तरह के जो स्टार्टअप्स हैं, इस तरह की सोच आप रख सकते हैं, कि ये एक एग्जाम्पल आपके पास है, और भी कितने ही फील्ड ऐसे हो सकते हैं कि आप जिसमें सोच सकते हैं और कुछ नया कर सकते हैं। सर, अगर हम लोग बात कर रहे हैं आजकल के ज़माने की, आजकल के स्टूडेंट्स की, तो एक टर्म हर स्टूडेंट या इस जनरेशन में बहुत फेमस है कि डिप्रेशन है, ओवर थिंकिंग है, या ओवर प्रेशर है हर चीज़ों का। तो यूनिवर्सिटी कैसे टैकल कर रही है इन सब चीज़ों को कि स्टूडेंट का लाइफ बैलेंस्ड रहे, वो लोग पढ़ाई को एंजॉय करें, ओवर स्ट्रेस्ड ना रहें? इन सब के लिए क्या स्टेप्स लेते हैं? थोड़ी सी विमति है आपसे, जी सर। क्योंकि ना तो आज विद्यार्थी इन टर्म्स से फेमिलियर है, ना ये इन टर्म्स को बोलता है विद्यार्थी। ये तो हम उसको पर आरोपित करते हैं। अच्छा। बहुत अंतर है इन दोनों विषयों में। वो डिप्रेशन में है या हम उसे डिप्रेशन में मान रहे हैं, इन दोनों बातों में तो बहुत अंतर है। या वो डिप्रेशन में खुद को नहीं मान रहा है, है तो? वो मैं कह रहा हूँ वो नहीं मान रहा है। ही इज अ फ्री बर्ड, और फ्री बर्ड है, वो डिप्रेशन में नहीं आएगा कभी भी। सवाल ये कि उसको दिशा देने की आवश्यकता है, और दिशा देने के लिए विश्वविद्यालय शिक्षा का केंद्र है। और शिक्षा क्या है, पहले हमें शिक्षा क्या है वो समझना पड़ेगा। एल्बर्ट आइंस्टीन ने शिक्षा को डिफाइन किया है।
Education is what? Which remains. One has forgotten everything he has learnt in the schools. अब बताइए शिक्षा क्या है? विवेकानंद शिक्षा को कैसे कहते हैं? Education is the manifestation of perfection already within a person. हमारे यहाँ शिक्षा को क्या कहा? सा विद्या या विमुक्तये। ये मुक्ति किससे लेनी है? आप तो आरोपित कर रहे हैं डिप्रेशन में हो, वो डिप्रेशन में नहीं है। पहले तो आप इस बात को स्वीकार करें। हम उस पर आरोपित करें कि वो डिप्रेशन में है, यह हम उसको गलत दिशा दे रहे हैं। दिशा देने का काम हमारा है, बड़े होने के कारण हमारा, अनुभव होने के कारण हमारा है। तो उसके अंदर जो पोटेंशियल है उसको मैनिफेस्ट होने का अवसर तो दें। विद्यार्थी आपके पास आ गया, वो फिजिक्स पढ़ रहा है, बहुत अच्छा संगीतकार बन सकता है। हमने तो हमारे विश्वविद्यालय के अंदर ऐसे क्लब्स चलाए हैं। अगर संगीत में रुचि है तो उसमें जाकर सीखिए, अपने आप का कम से कम एक्सपोजर तो दे। और निर्णय लेने की क्षमता के लिए उसको स्वतंत्र चिंतन करना आवश्यक होगा। वह स्वतंत्र चिंतन करने के लिए उसको सोचने के लिए स्वतंत्रता देनी होगी। कुछ काम को एग्जीक्यूट करने के लिए उसको स्वतंत्रता देनी होगी। उसमें सफल भी होगा, विफल भी होगा। और सफल विफल आश निराशा चलती रहती है जीवन में। विफलताएं सफलता की ओर मार्ग प्रशस्त करती है, पर हम उसको मौका तो दें। हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर की बात करते हैं तो किस आधार पर करते हैं? हमारे पैरामीटर्स क्या हैं? किन पैरामीटर्स के आधार पर करते हैं? आप पैरामीटर चेंज कर दो, इंटरनेशनल लेवल हम इंडिया के बराबर आने की बात करेगा। पैरामीटर्स जो किसी और ने सेट किए हैं, उन पैरामीटर को हम पूरा करना चाहते हैं। मेरी अपनी सारी बात में आपको मैंने बताया कि हमारे पैरामीटर कुछ और होने चाहिए। सही बात। हमारा पैरामीटर आत्मिक विकास होना चाहिए। हमारा शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए सा विद्या या विमुक्ता, वो मुक्ति प्रदान करे। हम शिक्षा का उद्देश्य में नोबेल प्राइज ले ले, अगर शिक्षा का उद्देश्य यह है तो एटम बम बनवाया था। आप मुझे हमें स्वतंत्र चिंतन तो प्रारंभ करें। हम सही क्या गलत क्या है तो सोचें। या हम इस चीज के बर्डन में हैं कि हमसे वो देश हम एक रेट रेस में फंसे हुए हैं। हाँ, exactly. अब रेट रेस से दूर हटना पड़ेगा हमें। एक चूहा दौड़ से अलग जाना पड़ेगा हमें अपने लक्ष्य सामने रखने पड़ेंगे। और हमारे लक्ष्य क्या है? मैंने थोड़ी देर पहले बताया आपको, परमेष्टि तक पहुंचना। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। हम तो सबके कल्याण की बात कर रहे हैं। मैं नोबेल प्राइज ले लूं और इंटरनेशनल लेवल पे अपने आप को मान्यता दे दूं, तो आप बताइए कि हिंदुस्तान के जो नोबेल प्राइज विनर हैं उन सब पे हमें गर्व तो है, पर उनसे कितने लोग आगे बढ़ रहे हैं उनको सीख करके। सही बात है। देखिए ये मैं जो प्रश्न खड़े कर रहा हूँ, ये प्रश्न स्वाभाविक है कि मैं इसलिए खड़े कर रहा हूँ कि समाज देखेगा, समाज सुनेगा इसको, कहीं किसी को मैं सेंसिटाइज कर सकूं इस बात से। बिल्कुल। और वह सेंसिटाइज करने का मेरा मुख्य उद्देश्य यह है कि व्यक्ति अपने से थोड़ा ऊपर उठ करके कल्याण की बात सोचे। अनो भद्रा क्रतो यंतु विश्वता, लेट द नोबल थॉट्स कम फ्रॉम ऑल डायरेक्शंस। सभी दिशाओं से श्रेष्ठ विचार हमारे पास आए, इसके लिए हमें प्रयत्न करना पड़ेगा। केवल इसलिए नहीं कि मेरा एक नेचर के अंदर रिसर्च पेपर छप गया और मैं प्रसन्न हो जाऊं और उस रिसर्च पेपर के आधार पर मानवता का कहीं नुकसान भी हो जाए। आज की तारीख में हम सब डरे हुए हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जी। वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अभी सर ने बताया हम सिखा रहे हैं बच्चों को, बिल्कुल सिखा रहे हैं, क्योंकि वी हैव टू कीप पेस विद द डेवलपमेंट इन द वर्ल्ड। पर इसका मतलब ये नहीं कि हम मानवीय गुणों को भूल जाएं, मानवीय संवेदनाओं को एक तरफ रख दें, वो बहुत आवश्यक है। और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आने के लिए हमें हमारे पैरामीटर्स को एसेस करना पड़ेगा। हमारे यहाँ का रविंद्रनाथ टैगोर, वो तो नोबेल प्राइज विनर थे, पर उनके नोबेल प्राइज की जिस पुस्तक में मिला गीतांजलि, उस गीतांजलि के साथ साथ वो क्या क्या थे, और बहुत अच्छे आर्टिस्ट भी थे। रविंद्र संगीत के रूप में दुनिया उनको जानती है, बहुत अच्छे फिलोसफर थे। तो क्या इस प्रकार से हम व्यक्ति का डेवलपमेंट कर रहे हैं क्या? आप देखिए कि हमारे यहाँ अरविंद थे, महर्षि अरविंद। महर्षि अरविंद किस बात से जाने जाते हैं? उनकी पुस्तक सावित्री के नाम से जाने जाते हैं। महर्षि अरविंद ने
उनका उत्तरपाड़ा का भाषण आज भी लोग बाग याद करते हैं। स्वतंत्रता के लिए उन्होंने भाषण दिया था, लोगों को क्रांति जगाई थी। तो इन चीज़ों के बारे में जब हमारे विद्यार्थियों को पता लगेगा तो हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपने आप आएंगे। तो सर ऐसे कोई वैल्यूज़ हैं जो आप चाहते हैं कि फॉरेन एजुकेशन सिस्टम से हमारे में आए, और इंडियन एजुकेशन सिस्टम की जो वैल्यूज़ है वो कौन कौन से ऐसे वैल्यूज़ हैं जो बने रहें? देखिए, वैल्यू की बात आप कर रहे हैं। थोड़ी देर पहले आपने कुछ समथिंग पूछा भी था वैल्यूज़ के बारे में। एथिक्स एंड वैल्यूज़ है ना जी मुझे एक बात पता है कि वैल्यूज़ और एथिक्स में क्या अंतर है। सर। आप देखिए कि इन सब का निचोड़ में एक सेंटेंस में बोलता हूँ, जी आत्म न प्रतिकूलानी परेशान समाचरित। हम दूसरों के साथ वह व्यवहार न करें जो दूसरों का मेरे साथ मुझे पसंद ना हो। सारी वैल्यूज इसमें आ गई, सारी वैल्यूज आ गई दुनिया की। सही बात। आत्म न प्रतिकूलानी परेशान समाचरित। हम दूसरों के साथ ऐसा व्यवहार न करें जो दूसरों का मेरे साथ पसंद ना हो। न किसी को धोखा दूं, क्योंकि मुझे धोखा खाना पसंद नहीं है। किसी का नुकसान नहीं करूं, मुझे नुकसान लेना पसंद नहीं है। तो ये तो छोटे स्तर पर, बड़े स्तर पर ही देखें। हम विश्व कल्याण की बात करें, क्योंकि विश्व कल्याण की बात दूसरा भी करे वो हमारे लिए अच्छी है। अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में या मशीन लैंग्वेज के अंदर, साइबरनेटिक्स में या जीनोमिक्स में अगर कोई अमेरिका में, इंग्लैंड में, फ्रांस में, जापान में कोई रिसर्च कर रहा है, तो क्या उसे हमें ग्रहण नहीं करनी चाहिए, सीखना नहीं चाहिए? क्या हम सीखते हैं उससे? अगर वो ओवरऑल डेवलपमेंट पे बात करें, वही, वो तो सभी के लिए नॉलेज है, वो जानकारी है। हम चांद तक पहुँचे तो क्या अपने बलबूते पर पहुँच गए? नहीं। दूसरों से सीख के पहुँचे हैं। हमने दुनिया में सबसे अधिक स्पुतनिक भेजे हैं, 100 से अधिक एक साथ भेजे हैं। वह हमने क्षमता विकसित की, वह क्षमता क्या अपने 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 कर दी? क्या निश्चित रूप से कोलैबोरेटिव स्टडीज से की है, कोलैबोरेटिव डेवलपमेंट से की है। तो हमें सीखना तो ही है, सीखना भी है और सिखाना भी है। सीखना और सिखाना साथ चलता है। ये दो कदम हैं, एक कदम आगे बढ़ता है, दूसरों को आगे बढ़ाना पड़ेगा। तो सर इसी पे है कि यूनिवर्सिटी और इंडस्ट्री का कोलैबोरेशन आप कैसे देख रहे हैं, उसका फ्यूचर कैसा है? मैं तो कह रहा हूँ कि मैं तो यूनिवर्सिटी का समाज के साथ कोलैबोरेशन देख रहा हूँ। इंडस्ट्री तो एक कंपोनेंट है। अच्छा। यूनिवर्सिटी उन लोगों को डेवलप कर रही है जिनको कि समाज को नेतृत्व भी देना है, समाज को आगे भी ले जाना है। आप इंडस्ट्री को क्यों ले रहे हैं? आप आर्टिस्ट नहीं बनाएगा यूनिवर्सिटी, म्यूजिशियन नहीं बनाएगा, एक अच्छा राइटर नहीं बनाएगा, सही बात। एक अच्छा पोइट नहीं बनाएगा, यानी उत्पादन दे देगा बस। इंडस्ट्री और यूनिवर्सिटी के कोलैबोरेशन की बात जो है, उस बात को बहुत ही लिमिटेड आवश्यकता की पूर्ति के लिए सामने रखा गया है। जैसे कि घर में कोई बीमार हो तो उसके लिए खिचड़ी बनाई जाती है ना, तो ये कोलैबोरेशन की बात तो केवल उसी संदर्भ में है। बाकी हमारा तो समाज के लिए श्रेष्ठ व्यक्ति तैयार करना है। तो कोलैबोरेशन भी आज की आवश्यकता है, होनी चाहिए। और हमारा करिकुलम वैसा होना चाहिए, हमारे विद्यार्थी वैसे डेवलप होने चाहिए। किसी एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री की नीड क्या है, अगर हम उस नीड का विद्यार्थी तैयार कर सकें, जो वहाँ फुलफिल कर सके, तो निश्चित रूप से अच्छा है, उसको रोजगार मिलेगा, इंडस्ट्री का काम पूरा होगा। पर अल्टीमेटली देश का, समाज का भला हो, वो हमें काम करना है। हमारा अल्टीमेट गोल है सोसाइटी का डेवलपमेंट। हमारा अल्टीमेट गोल है सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। ये अल्टीमेट गोल है, और उसके रास्ते के अंदर नेशन फर्स्ट है। नेशन फर्स्ट इसलिए कि हिंदुस्तान के बारे में आप थोड़ा जानें, आप पढ़ें, आप समझें, आप सोचें और इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करें। हमने कभी किसी के ऊपर आक्रमण नहीं किया। हमने सदैव शांति का संदेश दिया, ज्ञान का संदेश दिया। इसलिए इंडिया फर्स्ट, जो फर्स्ट होकर के सारे विश्व का कल्याण करे। विश्व बंधुत्व की बात की हमने। चाहे चीन से हमारा 61 के अंदर झगड़ा हुआ, हम चीन को हमने दुश्मन के रूप में स्थापित किया, पर बात तो पंचशील की हमने की थी। हमारा सिद्धांत तो वो था ना, हमारी वैल्यू सिस्टम वो था। पाकिस्तान के साथ अभी सिंधु समझौता वार होने के बाद में भी रद्द नहीं किया था हमने, क्योंकि पानी मिलना चाहिए किसी को। आज जो रद्द किया तो डेफर किया उसको, और परिस्थिति वश किया, उसको सबक सिखाने के लिए किया, उसको सुधारने के लिए किया, उसको बिगाड़ने के लिए नहीं किया। सर लेकिन आपको नहीं लगता कि अगर ये स्ट्रिक्ट एक्शन अगर हमने स्टार्टिंग में लिया रहता तो शायद? नहीं, मुझे तो बहुत कुछ लगता है। उस लगने से, अब मुझे लगने से क्या है, आगे क्या करना उसकी बात।
सही बात है सर। मतलब आपसे ये आंसर जान के सर मेरा एक और क्वेश्चन आपसे पूछने का मन हो रहा है कि अगर आपके पास एक सुपर पावर हो कि आप इंडियन एजुकेशन सिस्टम में ये चेंज ला सकते हैं, तो वो चेंज क्या होगा? देखिए, इंडियन एजुकेशन सिस्टम के अंदर जो चेंज लाया है अभी, तो मैं एक ही बात बताऊंगा कि कब कब चेंज आया इसको देखें हम। राधाकृष्णन आयोग बना, मुदलियार आयोग बना, उसके बाद कोठारी कमीशन बना, न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई, उसमें रिफॉर्म्स हुए, ठीक है। फिर अभी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है, ये रिफॉर्म तो होते गए हमारे पास। और इन सारे रिफॉर्म्स के अंदर और भी कुछ हुए, कुछ और आयोग बैठे थे, पर इन सब का पर्पस क्या था? सुधार लाना ही था ना। और सुधार लाना किस स्थिति में था? उस वक्त की परिस्थितियों में। इन दोज कंडीशंस उन्होंने जो सजेस्ट किया बिल्कुल अप्रोप्रिएट किया मेरे हिसाब से। अगर नई एजुकेशन पॉलिसी 1986 वाली नहीं आती, राजीव गांधी वाली नहीं आती, तो कंप्यूटराइजेशन के ऊपर हम आगे बढ़ते क्या? भाई उन्होंने प्रोपोगेट किया। और आज देश की आवश्यकता अलग है, लोकल फॉर ग्लोबल की बात कर रहे हैं हम, इंडियन नॉलेज सिस्टम की बात कर रहे हैं हम। तो ये चेंजेस आए हैं और इन चेंजेस को ठीक तरह से इम्प्लीमेंट करने की बात है, तो निश्चित रूप से भी 5 साल हुए हैं। क्या कोई भी काम 140 करोड़ के देश के अंदर, जहाँ पर कि मेरे ख्याल से 1200-1300 तो यूनिवर्सिटीज़ हैं, सैकड़ों हज़ारों की संख्या में कॉलेजेस हैं, लाखों विद्यार्थी हैं, फिर उनको एजुकेशन को इम्प्लीमेंट करने वाले कितने शिक्षक हैं, 1 करोड़ के करीब शिक्षक हैं हमारे यहाँ पर लगभग, आई मे बी रॉन्ग, पर इतने शिक्षकों को माध्यम से किसी काम को करवाना समय लगता है। और वो काम भी प्री प्राइमरी एजुकेशन से शुरू किया है। भाई ऐसा नहीं है कि उन्होंने एक लेवल पे चेंज किया है। ये पहली बार है कि पूर्व प्राथमिक शिक्षा से लगा करके रिसर्च तक की सारी उसको चेंजेस की बात की, तो स्टेप बाय स्टेप ही होगा। बिल्कुल बिल्कुल। और एक तो ये कि बहुत सिस्टमेटिक एनईपी को अपने को लागू करना चाहिए और बड़े दृढ़ता से लागू करना चाहिए। हमारे प्रत्येक शिक्षक को, प्रत्येक अभिभावक को इसमें विश्वास होना चाहिए और इसके अनुसार अगर हम आगे बढ़े तो हमारी कई समस्याओं का समाधान होगा। किंतु मैं एक बात और कहना चाहूँगा कि मैंने प्रारंभ में कहा था, परिवर्तन चिरंजीवी है। आवश्यकता पड़ने पर इसमें भी चेंज करना पड़े तो करेंगे, इसके लिए मना थोड़ी। हमारा ऑब्जेक्ट एक है, देश, और देश भी किस लिए? विश्व के लिए। उस ऑब्जेक्ट को पूरा करने के लिए समय समय पर इसमें भी जहां इसके ऑपरेशनल चेंजेस करने पड़े हमें करने चाहिए, विचार करके करने चाहिए। बिल्कुल सर, बिल्कुल सही बात है सर। इन सारी जर्नी में आपके लिए आपकी लाइफ की फिलॉसफी क्या थी? इस जर्नी में मेरी लाइफ की फिलॉसफी, मैंने आपको, जब मैं बात कर रहा था तो मैंने आपको बता दिया था कि मैं कुछ ऐसा करना चाहता था जिसमें स्ट्रेट फॉरवर्डनेस हो, जिसमें ऑनेस्टी हो, जिसमें देशभक्ति हो और जो देश के लिए कुछ करने की ऑप्शंस हो, जिसमें कुछ देश के करने के अवसर हो। ये आपको कीप गोइंग रखता है हमेशा के लिए? यस। सर, एक फाइनल मैसेज जो अभी यंग एजुकेटर्स आपको देख रहे होंगे, जो एडमिनिस्ट्रेशन में आना चाहते हैं, जो एजुकेशन लाइन में अपना करियर बनाना चाहते हैं, उनके लिए आपका फाइनल मैसेज क्या होगा? चरे वेती, बढ़े जाओ, रुको मत। एक कदम भी आगे बढ़े, मजबूती के साथ बढ़े, आत्मविश्वास के साथ बढ़े और अपना आत्मविश्वास कभी नहीं खोए। जीवन में सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है वह आत्मविश्वास होता है और आत्मविश्वास के साथ किए गए प्रयत्न सदैव फलदायी होते हैं। अपने लक्ष्य तक पहुंचे हैं और ये ध्यान रखें, लक्ष्य तक पहुंचे बिना पथ में पथिक विश्राम कैसा। लक्ष्य है अति दूर दुर्गम, मार्ग है हम जानते हैं, किंतु पथ के कंटकों को हम सुमन ही मानते हैं। अगर विद्यार्थी, युवा अपना एक टारगेट फिक्स करे, तय करे कि मुझे वहाँ पहुँचना है, मुझे वहाँ जाना है और क्यों जाना है ये भी उसको स्पष्ट रहे, कैसे जाना है इसका मार्ग तय करे और कदम कदम बढ़ाए जाए, आराम से खुशी से आगे पहुँचेगा वो, खुशी के गीत गाए जाएंगे। थैंक यू सो मच सर, बहुत कुछ जानने मिला, बहुत अच्छा लगा आप लोगों से बात करके। थैंक यू मैडम। तो दोस्तों, ये थे हमारे साथ मंगलायतन यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर पीके दशोड़ा जी,
रजिस्ट्रार ब्रिगेडियर सुमरवीर सिंह जी, जिनकी बातों ने आपको भी एनलाइट किया होगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले एपिसोड में किसी नए मेहमान के साथ।